वाले दोस्तों प्रोबेबिलिटी का एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग देखने वाले ऐसा चीज जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा नहीं है, एक नई चीज समझेंगे जो आप लोग को बहुत काम की होने वाली है। अब यहां पर हम लोग समझने वाले कुछ नए टॉपिक, जिसके अंदर 3 नए टॉपिक होंगे, जिसमें हम लोग कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होगा और इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। इन तीनों को समझेंगे यहाँ पर और उसके ऊपर बेस्ड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। आज थोड़े क्वेश्चन देखेंगे, उसके अलावा जो बच जाएंगे क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इन सारे फंडेज को, इन सारे टॉपिक्स को और उसके अलावा जो क्वेश्चंस को समझना है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आपके डाउट शेयर करेंगे और मैं वहां पे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो दोस्तों चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी, लेक्चर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 9.3, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो बच गए क्वेश्चन वो आप लोग ट्राई करना, ठीक है। टॉपिक मैंने पहले बता दिया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये टॉपिक्स हमारे आज होने वाला है, ठीक है। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्या होता था, जहां पे हम लोग का कोई भी, अगर मान लो कोई इवेंट चल रहा है, कोई भी एक ऐसा हम लोग ने इवेंट करा है जिसके अंदर हम लोग ने क्या किया, एक आउटकम लिया हुआ। जैसे मैंने ट्राई थ्रो किया तो मेरा आउटकम होना चाहिए कि मुझे 1 चाहिए, तो मैं करूंगा एक नंबर 1 चूज कर लूंगा तो 1/6 मेरा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब यहां पर कैसा होता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी में कि हम लोग है ना, हम लोग दो इवेंट लेते हैं, मोस्टली 2 इवेंट लेते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन हम फिलहाल 2 ही लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि एक इवेंट कर देंगे, मान लो पहले एक इवेंट हो गया, अब उसके बाद दूसरा इवेंट होगा। जैसे कि मैंने एक डाई थ्रो किया, एक मान लेते एक बैग है, बैग के अंदर मेरे पास 6 बॉल्स है, 6 बॉल सबके सब अलग अलग कलर के, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि 2 बॉल अपने येलो है और 4 बॉल अपने कितने रेड है, ठीक है। अब हम लोग को बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के पहले रेड बॉल निकाल लो और उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद ये निकालने के बाद हमारा एक नया कंडीशन बन जाएगा, जहां पे हम लोग का एक नया सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक रेड बॉल निकाल लिया, अब मेरे पास कितने रेड बॉल बचे, 3 रेड बॉल, और मेरे पास येलो बॉल कितने बचे, 2, तो 5। अभी तक मेरे पास अभी सिर्फ 5 ही बॉल है, पहले मेरे पास कितने बॉल थे, 6। अब मेरे पास नया जो सैंपल स्पेस बच जाएगा, एक निकालने के बाद, एक रेड बॉल निकालने के बाद नया एक सैंपल स्पेस बच जाएगा। उस सैंपल स्पेस को बोलेंगे ट्रंकेटेड सैंपल स्पेस, यानी कि एक निकाल दिया गया या फिर रिड्यूस सैंपल स्पेस बोलेंगे, मतलब कि उसमें से कुछ तो भी निकला है। अब वैसे ही उस टाइम पे हम लोग को कंडीशन प्रोबेबिलिटी मिलती है। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, लेट ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स होंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड। मतलब क्या, अगर मुझे ए को करवाना है, प्रोबेबिलिटी उसकी ए की चाहिए, कंडीशन क्या है कि बी उस केस में पहले ही हो चुका हुआ है, मतलब 2 कंडीशन से 2 इवेंट्स है जिसमें से बी पहले ही हो चुका हुआ है, ठीक है। तो बी इज ऑलरेडी ऑकर एंड बी शुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी। और जहां पे अपन ए और बी का जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से लिखी जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब बी पहले ही हो चुका है और ए की प्रोबेबिलिटी हम लोग बी की वजह से निकाल रहे हैं। अब ऐसा होने के बाद हम लोग को उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तो यहां पर हम लोग ने उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। कैसे दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब इस केस में बी पहले ही हो चुका हुआ है और ए की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसका उल्टा केस, मान लो कि ए पहले से हो चुका हुआ, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली इन केस जहां पर ए इज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड, तो उधर पे कैसा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी गिवन ए इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए लो, एक ही चीज मिलने वाला, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा और नीचे क्या आ जाएगा, इस बार उल्टा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये होता है अपना कंडीशन प्रोबेबिलिटी और बहुत काम की चीज है। अब इसी में से हम लोग का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिराइव होता है। कैसे, इसको उठा के अगर मैं यहां पर ले लेता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। उसी तरीके से यहां पर भी इसको लेके जाएगा तो यहां पर सिर्फ ऐसे कुछ कंडीशन मिलेगा और यहां पर हम लोग को वो चीज दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सेम चीज होती है, लेट ए एंड बी आर द 2 इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बोथ इवेंट इज गिवन बाय। बोथ इवेंट बोला ना, दैट मींस हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। क्या बोला, अगर एनी वन ऑफ देम बोला तो यूनियन निकालना, और बोथ इवेंट बोला तो क्या बोलेगा, वो बोथ बोला तो हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना होता है। तो ये आप लोग को पहले से पता है। अब इसका फॉर्मूला अपन ने कहां से निकाला, सेम इसमें से निकाला हुआ वही चीज है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इसको आप लोग यहाँ से आराम से समझ सकते हो। अब इसी का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे बी लेंगे तो यहाँ पे ए गिवन बी आ जाएगा, वही फंडा है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीज है जो आप लोग को पता चल जाएगी इजीली। अब इंडिपेंडेंट इवेंट, अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर 2 इवेंट जो ऐसे होंगे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, लेकिन यहां पर एक और नया टाइप सीखने मिलेगा हम लोग को, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो 2 इवेंट कंसीडर कर लो ए और बी, जहां पर एक अगर ऑकर हो रहा है तो दूसरे पे कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है, ऐसे इवेंट को अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ पर मैंने उसका डेफिनेशन लिखा, आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट एक कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डैश,
और वो भी किसको इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इक्वल होता है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब तीनों के तीनों एक ही हो जाएंगे। तो ये कंडीशन होता है। और भी कुछ चीजें होती है नोट करने वाली बात दोस्तों, यहाँ पर लिखी हुई है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कैसे, अब आप लोग ही समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये मल्टीप्लाई बाय ये, बट दिस इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो बस यहां पे इसको रिप्लेस करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ, तो हम लोग कुछ ऐसा कंडीशन मिल जाता है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। उसी के साथ साथ अभी कुछ नए केसेस भी पता होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको कैसे निकाला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से निकाला जाता है। ओके, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं तो एक और चीज होता है, अभी देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, अभी इसको देखूंगा तो ये देखो यहाँ पर ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैसे ही रहेगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो याद रखना जब भी हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश दिया हुआ है तो उसका वैल्यू आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो देखो यही तरीके से अपन ने इसको भी डिराइव किया। अब इसका उल्टा होता, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी होता, तो अपन इसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बहुत सिंपल होता है ये सारी चीजों को समझना। अब उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आप लोगों को पता है ऐसे आती है, आपने पहले से पढ़ा हुआ, पहले एक्सरसाइज में भी पढ़ा हुआ था अपन ने, बाय डी मोवियर्स थ्योरम। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक और चीज होगा, क्या मालूम है, इसका वैल्यू एक और है, जैसे इसको देखो अपन कहे तोड़ के लिखा ऐसे ऐसे, तो वैसे अपन इसको भी ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, क्योंकि ये कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं दैट मींस ए डैश और बी डैश भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ये हम लोग को ये प्रूफ करके देता है। अब ये कैसे प्रूफ होगा, ये आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी वाला फंडा सब कुछ अप्लाई करेंगे ना, तो आप लोग को सारे के सारे फॉर्मुलेस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सोल्यूशन, बट फॉर्मुलेस इंपॉर्टेंट जो आप लोग को पता होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिखकर दे दिया है। ये सारे फॉर्मुले आप लोग को समझ में आ गए, नोट कर लेना दोस्तों, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, रीड करो तो प्रॉपर्ली। A bag contain 3 marbles and 3 red marbles। क्या है उसके पास, 3 red marbles हैं and 4 blue marbles हैं। 2 marbles are drawn at random। क्या निकालना है, 2 मार्बल रैंडमली निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या, एक मार्बल निकल तो उसको साइड में रखना, वापस से उस बैग में डालना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब देखो ये कंडीशन आएगा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अगर एक निकाल लिया तो सैंपल स्पेस कम हो जाएगा सेकंड केस में। तो मान लो कि पहला अगर मैं क्या निकाल रहा हूं, पहला बॉल मैं निकाल के साइड में रख रहा हूं, तो पहले मेरे पास मान लेते कितने बॉल थे, 7 बॉल थे। अब एक मैंने बॉल निकाल के साइड में रख दिया, अब मेरे पास कितने बच गए, 6 बॉल बच गए। मतलब ये कैसा प्रोबेबिलिटी होगी, डिपेंडेंट वाली होगी। तो याद रखना डिपेंडेंट वाला लगेगा, मतलब कौन सा कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगेगी। तो फर्स्ट मार्बल इज ड्रॉन इज रेड, पहला मार्बल ड्रॉ किया वो रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड मार्बल इज ब्लू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड मार्बल इज ब्लू। चलो समझते, पहले इवेंट का नाम रखते हैं। एक इवेंट ए लेता हूं, इवेंट क्या है, ये इवेंट ऐसा इवेंट है, इवेंट दैट गेटिंग फर्स्ट मार्बल इज रेड, गेटिंग फर्स्ट मार्बल इज रेड, ठीक है। और उसके बाद बी ऐसा इवेंट लेते हैं कि सेकेंड मार्बल हमारा क्या है, ब्लू है। सेकेंड इवेंट हमारा ऐसा इवेंट है दैट इवेंट गेटिंग सेकेंड मार्बल इज ब्लू, ठीक है। पहले रेड के लिए निकाल लेते हैं। तो हमारे पास रेड बॉल कितने हैं, हमारे पास रेड बॉल कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो हम लोग को क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4 अपॉन टोटल मार्बल्स कितने हैं, 4 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं 7 लिखता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया, 7। अब क्या हो गया, मान लो कि हम लोग ने पहला बॉल जो निकाला हुआ है ना, वो निकाल के हम लोग को रेड मिल गया हुआ। तो नाउ इफ वी रिमूव 1 रेड बॉल, देन वी हैव, बॉल की जगह मार्बल लिख लेना आप लोग, ठीक है, मार्बल ओके। देन वी हैव, कितने मार्बल बच जाएंगे हमारे पास, 2 रेड मार्बल बच जाएंगे। कितने बचेंगे, 2 रेड मार्बल। तो नाउ टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने बचेंगे हमारे पास, वो बचेंगे हमारे पास 6। अब
ये बनता है कंडीशन वाला प्रोबेबिलिटी। तो मतलब क्या हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है गिवन दैट ए इज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड। ये कंडीशन समझ में आया? हम लोग क्या निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है गिवन दैट ए हमारा पहले से हो गया हुआ है। तो ये क्या होगा, ये होगा सिंपल सी बात है कि अभी हमारे पास नंबर ऑफ बी कितने बच गए, हमारे पास नंबर ऑफ बी यानी ब्लू वाला बॉल, ब्लू कितने बच गए हमारे पास 4 और टोटल नंबर कितने 6, तो 4/6 हमारा क्या आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2/3, इस तरीके से आ गया। अब हम लोग क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड मार्बल इज ब्लू, मतलब दोनों का कंडीशन कंबाइंड करके निकालना। कंबाइंड वाला जब भी निकालने बोलेगा ना दोस्तों तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है, ठीक है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है, देखो हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इस तरीके से निकाला जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 4/7 और 2/3 इधर पे लिख देंगे, तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 4 2 8, 7 3 21, तो 8/21 इज योर आंसर। समझ में आया? सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन पे देखो, सेम फंडा, एकदम एग्जैक्टली सेम फंडा है। ए बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन पेंसिल एंड 7 येलो पेंसिल, कितने ग्रीन पेंसिल है 5 और कितने येलो पेंसिल है 7। 2 पेंसिल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर येलो। तो चलो बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 पेंसिल्स आर ड्रॉन, 2 पेंसिल ड्रॉ करना है 1 बाय 1, पहला निकालना है, तो मतलब पहला हो चुका है फिर दूसरा होगा। तो केस लिखते हैं, सबसे पहले दोनों पेंसिल हम लोग क्या निकालना है दोस्तों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर येलो, तो पहला निकाल, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला मतलब पहला निकालो उसके बाद फिर दूसरा निकालना। तो चलो फटाफट समझिए कौन सा कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगने वाला है। तो सबसे पहले ए इवेंट का नाम रखता हूं। ए इवेंट क्या है, मेरा इवेंट जो है वो क्या है, इवेंट गेटिंग फर्स्ट येलो पेंसिल, ठीक है। लेकिन आप लोग को दोनों भी क्या चाहिए, येलो ही चाहिए, तो सेकंड वाला भी क्या होगा, इवेंट गेटिंग सेकंड येलो पेंसिल। तो पहले केस में करते हैं अपन, तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, सिंपल से नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए यानी येलो पेंसिल कितने हमारे पास 7 और टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितने 7 4 11, तो यहां पर कितना जाएगा, इतना, इस तरीके से आ जाएगा। ये समझ में आया? अब क्या होगा, अब हमारे पास जो ट्रंकेटेड हमारा क्या बनेगा, रेड्यूस सैंपल स्पेस बनेगा। तो नाउ हमारे पास जो रेड पेंसिल, सॉरी कितने येलो पेंसिल, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल एक कम हो जाए, कैसे, क्योंकि एक येलो पेंसिल को निकाल लिया। नाउ वी हैव कितना येलो पेंसिल, कितने थे पहले 7, तो 6 येलो पेंसिल, ठीक है। पहले कितने थे दोस्तों 7 थे, अब बच गए 6। अब क्या करना, समझने की कोशिश करना दोस्तों, 6 पेंसिल बच गया। अब 6 पेंसिल का क्या करें, तो बहुत इजीली इसको समझेंगे, यहां पर ध्यान देना, 6 येलो पेंसिल बच चुके हैं। अब क्या होगा, तो न्यू या फिर रेड्यूस्ड सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, रेड्यूस्ड सैंपल स्पेस विल हैव टोटल कितने पेंसिल बच जाएंगे उसके पास, 6 ये और 5 ये 11 पेंसिल, ठीक है। अब हम लोग को निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट फर्स्ट कंडीशन इज ऑलरेडी ऑकर, मतलब क्या, हमारा सेकंड वाला पेंसिल हम लोग जो निकाल रहे हैं वो येलो, गिवन दैट की पहली पेंसिल हम लोग निकाल चुके हैं, उस केस में हम लोग को ये ऐसे कुछ आएगा। अब हमारे पास पेंसिल कितने दोस्तों, हमारे पास येलो पेंसिल है 6 और ये कितना 11, तो हमारा ये आ गया आंसर। लेकिन हम लोग को ये थोड़ी निकालना, हमको निकालना है कि बोथ आर येलो। जब बोथ का कंडीशन आता है तो हम लोग को लगाना पड़ता है इंटरसेक्शन, तो दोनों की बात हो रही हो। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारे पास 7/11, एक सेकेंड, 7 और 5 कितना, तो 12 आएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना आएगा 7/12 मल्टीप्लाई बाय 6/11, मल्टीप्लाई कर दो, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 132 और 7 6 42, ठीक है। चलो देख लो एक बार, कैंसिलेशन कुछ होगा तो कर सकते थे अपन डायरेक्टली, यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको कैंसिल कर दो, यहाँ से 6 1 6 2 यहाँ पर कितना बच गया 7/22, ये भी आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या कर लिया, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर निकाला। एक बार चेक कर लो सही है क्या आंसर, और फिर अपन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 5th क्वेश्चन पे। सेकंड और थर्ड आप लोग ट्राई करना, 5th वाले पे मैं बढ़ता हूँ, फटाफट से इसको भी समझता है। अब क्वेश्चन को समझना, यहां पर हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए बी एंड सी ट्राई टू हिट अ टारगेट साइमल्टेनियसली बट इंडिपेंडेंटली। देखो इस चीज को समझो, ए बी सी और टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली, मतलब ए बी सी जो इवेंट होने वाला है ना वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। तो कैसा इवेंट बन गया, ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आर 3/4 1/2 एंड 5/8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट फर्स्ट क्या लिखा हुआ, हिट एग्जैक्टली बाय वन ऑफ देम
ही इज नॉट हिट बाय एनी वन ऑफ देम, इज हिट, कम से कम हिट हुआ है, इज एग्जैक्टली हिट बाय टू ऑफ देम। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग को पहले करना क्या। अब देखो हिट हुआ और हिट ना हुआ, दो चीजें की बात चल रही है यहाँ पर। एग्जैक्टली हिट वन ऑफ देम और नॉट हिट बोला हुआ यहाँ पर, नॉट हिट। तो मुझे मान लो कि मुझे टारगेट पर मैं हिट कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, मतलब एक कंडीशन हो जाएगा ए, और नहीं उठ रहा हो तो क्या हो जाएगा ए डैश। तो हम लोग को सबका क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो लेट ए हमारा इवेंट जो है वो क्या है, टारगेट हिट बाय ए, ये इवेंट है, ठीक है, ए हमारा इवेंट है। बी हमारा ऐसा इवेंट है जहां पर टारगेट कौन हिट कर रहा है, टारगेट हिट बाय बी। और सी हमारा कौन सा इवेंट है, सी इवेंट है जहां पे टारगेट हिट बाय क्या है, टारगेट कौन हिट कर रहा है, सी टारगेट को हिट कर रहा है। ये समझ में आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालते, लेकिन वो तो दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें कितना दिया, 3/4। तो इसके हल से अपन क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, वो कितना मिल जाएगा, बहुत सिंपल है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3/4, 1/4 आ जाएगा। जैसे ये निकाला वैसे बाकी ये भी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। बी हम लोग कितना दिया हुआ दोस्तों, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी 1 माइनस 1/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश भी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालते हैं। सी तो दिया हुआ अपने को कितना दिया हुआ दोस्तों, देखो यहाँ पर 5/8 दिया हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश सेम तरीके से आप लोग निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 3/8, ये आपको 3/8 मिलेगा। ये तीन वैल्यूज, यहाँ की तीन वैल्यूज 1 2 और ये 3 और ये 3 वैल्यूज, मतलब टोटल 6 वैल्यूज आप लोग को मिल गए। पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इज हिट बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम। क्या बोला हुआ है, इज हिट बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम, इज हिट बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम। मतलब क्या, मतलब क्या कि देखो इसको समझाने की कोशिश करता हूं। इज हिट बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है, मतलब सपोज ए ने हिट किया तो बी और सी हिट नहीं करेंगे, या फिर बी ने हिट किया तो ए और सी हिट नहीं करेंगे, या फिर सी ने हिट किया तो ए और बी हिट नहीं करेंगे। तो ये तीन कंडीशन बनता है। तो यहां पर अपन एक मान लेते हैं, इसको इवेंट मान लेते हैं, लेट W या फिर Z जो भी एक इवेंट, Z बी द इवेंट, Z हमारा इवेंट है, क्या डिनोट कर रहा है, इज इवेंट दैट टारगेट इज हिट बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम। इस तरीके से आप लिख सकते हो, टारगेट इज हिट बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम। अब इसको अपन लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W क्या होगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा अपन ने, Z माना हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z क्या होगा, बहुत सिंपल, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब क्या, ये होगा, मतलब सिंपल सी चीजें देखो ध्यान देने की कोशिश करना। ये होगा अपना कुछ इस तरीके से कि अपना A हिट करेगा, B और C हिट नहीं करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हिट कर रहा है, इंटरसेक्शन B हिट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्शन C हिट नहीं कर रहा है। अब और क्या, और मतलब क्या लिखते हैं अपन कंडीशन में, और मतलब होता है यूनियन, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले और लिख लो चाहिए आप लोग तो, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने हिट नहीं किया बट बी ने हिट किया एंड सी ने हिट नहीं किया। और क्या हो सकता है, और यहां पर ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने हिट नहीं किया, बी ने हिट नहीं किया और सी ने हिट किया। ये कंडीशन हो सकता है। अब आप लोगों को पता है और मतलब क्या होता है हमारे केस में, वो होता है यूनियन होता है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में एक चीज बताई थी, वो आप लोगों ने गौर नहीं करी, उसको भी यहां पर लिख देते। देखो यहां पर क्वेश्चन में बोला हुआ कि ए बी और सी कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है। यहां पर लिखेंगे ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अगर ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो ए डैश बी डैश भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। तो सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, ए डैश बी डैश एंड सी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। इस तरीके से आप लोग को चीजें मिल गई। अब इसको यहां पर अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर दो फटाफट से। देखो यहां पर बहुत इजीली आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये क्या होगा मालूम है, बहुत सिंपल है। ये हो जाएगा हमारे पास ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश।
तो कैसे, आप लोग यहाँ पर देखो, अगर दो इवेंट होते थे तो ऐसा होता था। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए डैश मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो अब 3 है तो 3 के लिए भी सेम चीज अप्लाई होगी, तो जो चीज यहाँ पर नहीं यहाँ पर अभी अप्लाई करिए। और मतलब क्या होता है, प्लस यहाँ पर भी सेम टू सेम ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इस तरीके से हम लोग आ गए। अब वैल्यूज को डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना ढूंढ लेते फटाफट से। ए कितना हमारे पास 3/4, बी कितना 1/2 5/8। तो 3/4 1/2 3/8 प्लस इसके बाद यहाँ पर कितना जगह 1/4 1/2 और यहाँ पर कितना 3/8 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/8। चेक कर लेते सबसे, ये क्या ए हमारे पास क्या था 3/4 1/2 और ये कितना 5/8, जो बाकी सब तो उसके कॉम्प्लीमेंट आ गए। मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जा 8 8 8 जा 64, तो सबका बेस 64 ही होना है। 64 में लिख दिया। 3 3 जा 9 3 1 जा 3 5 1 जा 5। कितना हो गया 12 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18। तो देखो 12 हो गया, ये 12 प्लस 5 कितना हो गया 18। ठीक है, 12 प्लस 5 17 होगा, कितना होगा 17/64। तो ये आ गया अपना कि टारगेट इज हिट बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम। अब जो टारगेट इज हिट बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम अपन ने निकाला हुआ है, उसी तरीके से अपन टारगेट इज हिट बाय नॉट हिट बाय एनी वन ऑफ देम भी निकाल सकते हैं सेम फंडे तरीके से। देखो यहाँ पर नॉट हिट बाय एनी वन ऑफ देम मतलब क्या होता है, मतलब ए ने भी नहीं हिट किया, बी ने भी नहीं हिट किया, सी ने भी हिट नहीं किया। तो मैं बोल सकता हूं, तो यहाँ पर ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी इज नॉट हिट बाय एनी वन ऑफ देम, जो भी क्वेश्चन में बोला हुआ है तो उसको मैं मान लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मान लेता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन, ए ने हिट नहीं किया, बी ने भी हिट नहीं किया और सी ने भी हिट नहीं किया, तो तीनों ने भी हिट नहीं किया तो ये इंटरसेक्शन के फंडे से निकलेगा, और नहीं हिट किया मतलब डैश हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। ए डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 कितना 1/4 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हमारे पास कितना 1/2 और ये कितना 3/8। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3/64। समझ में आ गया। अब एक और चीज इसका उल्टा, अब प्रोबेबिलिटी इज नॉट हिट लिखा, क्या लिखा नॉट हिट बाय एनी वन ऑफ देम। अब किसी ने भी हिट नहीं किया प्लस किसी ने हिट किया, तो ये कंडीशन समझना, हिट ना होना और हिट होना दोनों को जो कंबाइन करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको अपन ने अज्यूम किया x हिट ना होने को, तो x डैश क्या होगा प्रोबेबिलिटी हिट होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो क्या बोला है, बोला हुआ है तो दैट द टारगेट इज हिट, कम से कम हिट तो हुआ है, तो वो कंडीशन क्या बनेगा देखो सी। तो यहाँ पर ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना 3/64 और 64 माइनस 3 कर देंगे तो कितना 61/64 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये भी आ गया। और फाइनल डी वाला क्वेश्चन भी देख लो एक बार, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इज हिट बाय 2 ऑफ देम। अब दो ने हिट किया मतलब क्या, देखो सेम, इसमें 1 ऑफ देम था, इसमें 2 ऑफ देम था। कंडीशन आप लोग को आएगा, मान लो कि y हमारा प्रोबेबिलिटी है और उसमें अपन लिख देंगे तो क्या आएगा, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट कर रहे हैं, 2 हिट कर रहे हैं, तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c डैश प्लस a प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन हो गया तो b का डैश मार दो इंटरसेक्शन c डैश और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश। और उसके बाद क्या पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ करा क्या, यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पर c डैश नहीं होगा, सिर्फ c रहेगा। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन उसके बाद b डैश, b भी हट जाएगा, b का डैश हट गया, इंटरसेक्शन c, मतलब दो ने हिट करा हुआ एक ने नहीं, तो यहाँ पे c ने हिट नहीं किया, यहाँ पे b ने हिट नहीं किया, यहाँ पे a ने हिट नहीं किया, ये कंडीशन आ गया। बस वैल्यूज पुट करना और आप लोग को आंसर निकालना, तो ये आप लोग ट्राई करना, ये भी आप लोग को आ जाएगा। सेम फंडा, सब कुछ सेम है, इंडिपेंडेंट इवेंट का फंडा था, ये भी क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोला हुआ, क्वेश्चन को समझना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन समझना, ए स्पीक ट्रूथ इन 80% ऑफ cases and B speaks truth in 60% of cases. Find the probability that they contradict each other. Narrating an incident. मतलब क्या, देखो मान लेते कि मैं A हूं और एक मेरे बगल में एक बंदा B खड़ा हुआ है, मैं 80% टाइम सच बोलता हूं, 20% टाइम झूठ बोलता हूं। मतलब मैं कितने टाइम, मतलब मान लेते कि मेरा इवेंट सच बोलने का A है, तो झूठ बोलने का क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा, सिंपल है। और वो वैल्यू कितनी आएगी 20%। उसी तरीके से B इसके पास जाता है, B के पास, B क्या बोलता है 60% टाइम क्या बोलता है, सच बोलता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना हो जाएगा 60 और B डैश कितना हो जाएगा 40। तो पहले ये निकाल लेता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग को मान लेते A कितना दिया हुआ 80%, यानी कि 80/100
यानी सिंपल से अपन लिख सकते हैं 1/4, सॉरी लिख सकते हैं अपन 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मतलब ए झूठ बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/5, इसका 1 में से माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो दोनों चीजें मिल गई। अब बी के लिए आ जाते हैं। बी के लिए हम लोग को क्या दिया प्रोबेबिलिटी 60%, यानी 60/100, यानी कितना 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो कितना 2/5 आ जाएगा। बहुत सिंपल, ये आप लोग को आता है। 1 माइनस, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस फॉर्मूला में डालो, आप लोग को मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गई। इसके लिए भी सेम, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब ऐसा कंडीशन लेना है जहां पे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या, अगर ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा है, या फिर बी सच बोल रहा है तो ए झूठ बोल रहा है। बहुत सिंपल है, देखो इसको समझाता हूं मैं। हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऐसे कंडीशन की फाइंड करनी है कि ए एंड बी बोथ कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखो बहुत सिंपल है, ए स्पीक्स ट्रुथ एंड बी स्पीक्स फॉल्स, या फिर बोल सकते हैं अपन लाई, बी स्पीक्स लाई भी बोल सकते हैं, या फिर बी स्पीक्स नॉट ट्रुथ, नॉट ट्रुथ ऐसे करके भी लिख सकते हो। उसी के साथ साथ प्लस मतलब और, इसका क्या हो जाएगा, ए स्पीक लाई, ऐसे लिख सकते, ए स्पीक्स लाई या फिर नॉट ट्रूथ, एंड बी स्पीक्स ट्रूथ। ये कंडीशन हो गया। अब देखो ए स्पीक ट्रूथ मतलब क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और जहां पर बी क्या है, लाई बोल रहा है तो बी डैश, प्लस यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, दोनों केस में अपन ने बी डैश गलती से लिख दिया, ए डैश और बी, ए झूठ बोल रहा है और बी सच बोल रहा है। अब ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि ए सच बोल रहा है तो अपने लिए ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है वो तो अपने लिए झूठ बोल रहा है। तो मतलब दोनों भी कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो गया। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास 4/5, और बी डैश की वैल्यू कितनी है 2/5, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/5, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 25, 4 2 8, 3 11/25। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कंडीशन बहुत इजी था। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है याद रखना, उल्टा, एक दूसरे का उल्टा होना। यहाँ पर वही कंडीशन अपने को बोला हुआ था, और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। जरा ध्यान देना, इजी था कि नहीं था क्वेश्चन, और इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब सिमिलरली अपन क्वेश्चन नंबर एक और देख रहे थे 9, तो और इसी की तरीके से आज हम लोग आज का वीडियो एंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे गौर करना, वही बहुत क्वेश्चन इजी है, रीड करो एक बार। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को क्या किया, फेंका गया साथ में। ठीक है, 2 डाइस को साथ में फेंका गया। ठीक है, अब इसको समझते हैं। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई एंड बी बी द इवेंट गेटिंग 2 ऑन द सेकंड डाई। आर द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, क्या ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है। तो चलो हम लोग को ए में क्या दिया हुआ है, ए हम लोग को दिया हुआ है कि हम लोग को बोला हुआ है इवेंट गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाई। ठीक है, और बी हम लोग को बोला हुआ है गेटिंग 2 ऑन सेकेंड डाई। अब हम लोग को बताना है क्या दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट है मतलब क्या होना है, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ये 2 प्रूफ का कंडीशन हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए सबसे पहले अपने को सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो एस सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे करते करते पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ, मीनवाइल आप लोग भी ट्राई करो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। कुछ छूट गया, 3 3 छूट गया, तो 3 3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 3 ओके, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1
6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये समझ में आ गया। सैंपल स्पेस के सारे अपन ने क्या लिख दिए, एलिमेंट्स लिख दिए। अब देखो हम लोग क्या बोला हुआ है, इवेंट गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई। तो ए के अंदर क्या क्या जगह वो लिखते हैं। अब 6 ऑन द फर्स्ट डाई, देखो ये वाला केस 6 1 6 2 6 3, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितने हमारे पास 6 है, नंबर ऑफ एस हमारे पास कितने 36 है। टोटल कितने होते हैं, नंबर ऑफ एस 36 हो गया। तो यहां पर ये कितने हो गया, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना हमारे पास 6 है, 6 अपॉन 36 यानी कितना आ गया 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई हमारे पास। हम लोग को और क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं फटाफट। देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए हम लोग को बी का पहले सेट बनाना पड़ेगा, और बी हमारा क्या है, नंबर ऑन सेकेंड डाई इज 2। तो सेकेंड डाई पे 2 आ रहा है, तो वो कहां पे कंडीशन, देखो सेकेंड डाई पे 2 कहां का आ रहा है, ये कंडीशन है, ये है ना 2 आ रहा है सेकेंड डाई पे, तो सेकेंड डाई पे 2 ये कंडीशन है। तो यहाँ पर वो लिख देते हैं, ये आएगा यहाँ पे सबसे पहले 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 एंड लास्ट में आ जाएगा 6 2। कितने केसेस आ गए, 6 केसेस आ गए, 6 2, ठीक है 6 2। तो यहाँ पर कितना आ गया टोटल हमारे पास, नंबर ऑफ बी कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास 6 आ गया। नंबर ऑफ बी आ गया 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी अपन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है 6 है, नंबर ऑफ एस कितना 36 है, यानी कि 1/6 आ गया। समझ में आया इतना, ओके। अभी हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए दोस्तों, हम लोग को उसको पहले सेट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का सेट बनाते हैं, मतलब जो दोनों में कॉमन है। मतलब क्या, फर्स्ट डाई पे क्या आया हो, फर्स्ट डाई पे 6 एंड सेकंड डाई पे 2, तो वो ढूंढते कहां पर है, फर्स्ट डाई पे 6 सेकंड डाई पे 2। फर्स्ट डाई पे 6 नहीं है, फर्स्ट डाई पे 6 नहीं है, फर्स्ट डाई पे 6 देखो लास्ट में फर्स्ट डाई पे 6 और सेकंड डाई पे 2, कौन सा कंडीशन, ये वाला आ रहा है। तो ये हम लोग को उठा लेना है यहां से। तो इस ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा 6,2, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा नंबर अपॉन टोटल नंबर यानी कि 36। ये आ गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है वो चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/6, कितना हो गया 1/36। अब देखो इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग गौर करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में गौर करो, दोनों भी क्या है इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब ये कंडीशन मिल रहा है दैट मींस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट है। सिंपल था दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करना, सॉल्व करना है और बहुत इजीली आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहेंगे। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन थे, बड़े ही आसान क्वेश्चन थे और जो आप लोगों को क्लियर हो गए। अब यहाँ पर कोई आप लोग को डाउट रहेगा, इसके बीच में किसी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट रहेगा, तो आप लोग सिंपली मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ के आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको डाउट डेफिनेटली वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गए रहेंगे। होप ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आई रहेगी। तो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन इसके आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।